दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफ़ॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम देश भर की तमाम भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्नों को नस्तनाबूद कर रहे हैं, यानी कि एक-एक करके उन प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में हम साथियों भगवान का नाम लेते हुए प्रतिरोध चैप्टर को तोड़ देते हैं। आ जाओ, चलिए। ये लीजिए साथियों, आपका चैप्टर है प्रतिरोध। पहला प्रश्न, ये कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? आपको खुद को पता है ओम, ये किसकी है? आवृत्ति की होती है हर्ट्ज, और वोल्ट किसकी होती है? वोल्टता की होती है, एम्पीयर धारा की होती है। आपको सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न ये लो। अगला कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो। इसकी इकाई क्या होती है? ओम इंटू मीटर। कैसे निकालते हैं? सर आपको पता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो ये देखो बेटा, ये जो रो है ना, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ पर अगर इसको भेजेंगे तो आर ए बाई एल। बेटा इसकी इकाई क्या होती है? ओम। इसकी होती है मीटर स्क्वायर, और एल की होती है मीटर। तो यहाँ से मेरी इकाई आती है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर मेरा सही आंसर है। आगे चलो। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम है? बेटा आपको पता है जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होती है। आपको पता है सर्वाधिक चालकता किसकी है? चांदी की। चांदी के बाद किसकी है? कॉपर की। कॉपर के बाद किसकी है? सोने की। सोने के बाद किसकी है? एल्यूमिनियम की। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखते हैं। एल्यूमिनियम के बाद किसकी है? पीतल की। तो मेरा सही जवाब क्या आ जाएगा? कॉपर। ठीक है, चलिए आगे चलो। क्योंकि जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी उसी की तो चालकता ज्यादा होगी। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिक होगा? देखो बेटा, यहां पर मत देखो, आप सिंपल सा देखो, इसका निकाल कैसे सकते हैं आंसर। देखो, साइज का मतलब क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होना। ठीक है, अब देखो आर बराबर रो एल अपॉन ए। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से मेरा प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब देखो इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है? ये रहा, ये मेरा आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलो। अगला प्रश्न, 5 किलो ओम का मान क्या होता है? सिंपल सी बात है 5, और सर हमें पता है कि किलो का मतलब होता है 10 की घात 3। तो ये लिखा मैंने 10 की घात 3। तो यहाँ पर ये ऐसा क्या है? अच्छा, किलो ओम, ये पांचवा नंबर है साथियों। ठीक है, पांचवा नंबर है ये। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है किलो ओम कितना होता है? आसान। किलो ओम हमें पता है, किलो कितना होता है? ये किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, यानी कि 1000 ओम मेरा सही जवाब है। ये 1000 है बेटा, ये नहीं। ये सिंपल सा कह रहा है किलो किलो ओम कितना होता है? तो 1000 होगा। ठीक है, या तो यहाँ पर 5 आएगा, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा। अगर ये 2 नहीं है तो मेरा आंसर ये है। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया। बेटा चेक कर लेना इसको। आगे चलो। ये कह रहा है किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देखो श्रृंखला में क्या समान होती है? सर धारा समान होती है। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये श्रृंखला बनाई मैंने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। धारा तब प्रवाहित होगी जब बंद परिपथ होगा। हाँ, ये भी पता है सर हमें। धारा समान होगी। देखो R1 में भी यही, R2 में भी यही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? V1, यहाँ पे V2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ V बराबर V1 प्लस V2। हाँ सर। ये भी लिख सकता हूँ V बराबर क्या होता है? IR। हाँ सर। ये देखो बेटा, इसको मैं लिखूंगा I इंटू आर नेट बराबर V1 कितना हो जाएगा? देखो IR, IR1, और V2 कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस? IR2। क्यों? क्योंकि I1 और I2 तो मेरा सीरीज है, बराबर है। अब देखो यहाँ से मेरा I कैंसिल, और RN क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। अब यहाँ पर कितने भी प्रतिरोध लगा दो, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही है। यहाँ देखो बेटा, ये माइनस है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला ये कह रहा है समानांतर संयोजन में क्या सेम रहता है? समानांतर संयोजन करते हैं तो मुझे ये पता है। सर एक चीज हमेशा ध्यान रखो, श्रेणी में प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है और समांतर में हमेशा प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, चलो इतना ध्यान है तो आ जाओ। ये कह रहा है समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? हमेशा कम होगा। बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रतिरोध लो, एक 5, ये 5, ये दोनों को मैंने कैसा लगाया? श्रेणी में लगाया। तो कुल प्रतिरोध मेरा क्या हो गया बेटा? 5 और 5 10। लेकिन अगर यही मैं समानांतर में लगा दूंगा, तो अगर 5 और 5 लगाओगे ना, तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/5। देखो आपके सामने करके बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? 0.4, यानी कि ये क्या हो गया? घट गया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2/5। अगर समानांतर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 1/5। फिर यहां से मैं एलसीएम लूंगा तो 5, फिर 1 प्लस 1, यानी कि कितना हुआ? 2/5। ठीक है, इस तरह से जब मैं इसको, ये क्या है? 1/Rn की
तो यहाँ से Rn की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि हमेशा 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि सर कौन से 2 पॉइंट ध्यान रखना? ये देखो बेटा यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि श्रेणी में प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा और समानांतर में प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाएगा साथियों? घटेगा। ठीक है? चलिए, तो मेरा सही उत्तर क्या हो गया? मेरा सही उत्तर हो गया घटेगा। ठीक है? चलो, आपके यूपीपीसीएल की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चलो। एक रैखिक प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध वोल्टता बढ़ाने के साथ घटता है। देखो बेटा, प्रतिरोध जो है वोल्टता बढ़ाने से घट रहा है, यानी कि ये क्या बात कर रहा है? ये वीडीआर की बात कर रहा है। बेटा ये क्या है? वीडीआर। ये क्या है? सर ये होता है वोल्टता निर्भर प्रतिरोध। ठीक है बेटा। सर होगा क्या इससे? देखो बेटा, ये क्या है? वोल्टता बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है? यानी कि चालकता क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। तो ये कौन है? बेटा ये है वेरिएस्टर, जिसमें क्या होता है? इसका इसका वोल्टता बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाएगा और ये चालकता उत्पन्न कर देगा। ठीक है? तो ऑप्शन ए मेरा सही है। बेटा टंगस्टन तो मेरा चालक है। ठीक है? चलो अगला। ये कह रहा है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती क्या होता है बेटा? वेरिएस्टर। क्या होता है? वेरिएस्टर। वेरिएस्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपको पता है इस तरह से हमने एक प्रयोगशाला में देखा होगा इस तरह का प्रतिरोध, फिर हम यहाँ से उसको मनचाही आकृति में क्या ले लेते थे? मान ले लेते थे। ये होता क्या है बेटा? ये अरेखीय होता है। क्यों नॉन लीनियर होता है? क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं होता है। तो क्या ये रोधक है? नहीं। ये रोधक मतलब तो क्या होता है? इंसुलेटर। कार्बन प्रतिरोध कैसा होता है बेटा? ये स्थिर मान वाला होता है। स्थिर मान वाला तो ये भी नहीं है। ये क्या होता है? अरेखीय होता है, रैखिक नहीं होता है। तो आपको पूछेगा परिवर्ती यानी कि वेरिएस्टर क्या है? तो वो अरेखिक प्रतिरोध है। ठीक है साथियों, चलिए आगे आराम से। वह पदार्थ जो विद्युत प्रतिरोध प्रकाश डालने पर बदलता है, यह प्रकाश निर्भर प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश डालने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, जिसमें प्रकाश डालने पर प्रतिरोध बदलता है उसको क्या बोलोगे? फोटो कंडक्टिंग। फोटो इलेक्ट्रिक नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक तो क्या होता है? पीवी सेल होता है, जिसके अंदर से एनर्जी स्टोर होती है, जैसे कि वो सोलर सेल। तो ये नहीं। फोटो इंडक्टिव। इंडक्टिव नहीं। फोटो वोल्टिक नहीं। अब देखो, ये फोटो वोल्टिक है और ये क्या है? फोटो कंडक्टिंग। दोनों में फर्क क्या है? फोटो कंडक्टिंग का मतलब क्या है? जैसे ही उसमें प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेंगे? एमिट करेंगे। देखो इसकी बात कर रहा है एलईडी की। किसकी बात कर रहा है? एलईडी की। यानी कि जैसे ही ये लाइट एमिट होगी तो ये कंडक्ट करना चालू हो जाएगा। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। तो इन्हें क्या बोलते हैं? फोटो कंडक्टिंग। अब देखो, फोटो वोल्टिक और कंडक्टिंग में कंफ्यूज मत होना। फोटो कंडक्टिंग क्या होता है? जो फोटोन में आने पर कंडक्ट करते हैं, और फोटो कंडक्टिंग वोल्टेज क्या होता है? जो स्टोर करके रखता है और हमें डीसी सप्लाई देता है। ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा एकदम सही है। आगे चलो। ये कह रहा है किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है? अभी मैंने बताया था जो वीडीआर होता है मेरा वोल्टता पर निर्भर करता है। सर इसमें क्या होता है कि वोल्टता बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसी तरह से याद रखना, आपको याद हो जाएगा। वोल्टता बढ़ाओगे प्रतिरोध घट जाएगा। ये क्या है? ये एलडीआर है? नहीं सर, ये तो लाइट डिपेंडेंट है। इसमें तो लाइट बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, लाइट बढ़ी तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है? ये थर्मिस्टर नहीं बेटा, ये एनटीसी है। ये क्या है? थर्मल रजिस्टर है। ये नहीं होगा थर्मल रजिस्टर। ये अपने को क्या पूछ रहा है? ये अपने को पूछ रहा है प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है, वो परिवर्ती या क्या होगा? वेरिएस्टर होगा। ठीक है बेटा, सेंसिटर नहीं। ये सेंसिटर क्या होता है? ये पीटीसी होता है। सर इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध इसका क्या होगा? कम होगा। तो मेरा सही उत्तर क्या है? सी। आपको सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, इसी तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। आओ, अब ये कह रहा है रंग 5 हेतु कार्बन का ये कौन सा कलर होता है? तो आपको क्या याद कराया हुआ है? सबको याद है, बी बी रॉय। तो बेटा जितना जरूरत है उतना लिखो। ये 5 कह रहा है तो 5 से आगे मत जाना। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, बस इतना लिखो। तो बी से क्या होता है? ब्राउन होता है, यानी कि भूरा होता है। ठीक है? और फिर क्या होता है? ब्लैक होता है एक नंबर पे। फिर क्या होता है? रेड होता है। फिर क्या होता है? ऑरेंज होता है। फिर क्या होता है? येलो होता है। फिर क्या होता है?
ग्रीन होता है। कौन सा होता है? ग्रीन। तो देखो 0 1 2 3 4 और 5, 5 पे मेरा क्या है? ग्रीन। ग्रीन को हिंदी में बोलते हैं हरा, तो मेरा हरा क्या हो जाएगा? सही। बेटा जितना पूछे उतना ही देना, क्योंकि उससे आपका समय बचेगा। आपको समय बचाना है वहां पर। आगे चलो, ये लो। ये कह रहा है एक कार्बन का प्रतिरोध है जिसका कलर कोड जो दे रखा है, पहले लाल है, ठीक है, फिर पीला है, फिर भूरा है और अंत में क्या है? सिल्वर। बेटा मेरे को इस प्रकार के क्वेश्चन में इस पे गौर करना है। क्या पूछ रहा है? सिल्वर। और सिल्वर के लिए टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस ध्यान रखो बस। स्वर्ण के लिए टॉलरेंस कितनी हो जाएगी कि सर प्लस माइनस 5%। सिल्वर के लिए कितनी होगी कि सर प्लस माइनस 10%। और नो कलर के लिए कितनी होती है? कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं, उसके लिए कितनी होती है? तो प्लस माइनस 20%। अब मुझे क्या दिया हुआ है? सिल्वर, तो यानी कि 10% होना चाहिए आंसर। तो देखो बेटा 10% ये रहा, 10% ये रहा। ये तो किसके लिए? गोल्ड का, तो ये तो हो गया गलत। ये किसके लिए? नो कलर, तो ये भी हो गया गलत। अब मेरे पास सिर्फ 2 कलर है ना? देखो मैं हल करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखो, ये भी 40 और ये भी 40, यानी कि मैं पहला कलर देख लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आओ, पहला कलर क्या है बेटा? लाल। तो वापस लिखो बी बी रोय, यही लिखते हो। तो देखो 0 1 2, देखो बेटा लाल का कौन सा कलर है? 2 नंबर कलर है। 2 वाला देखो, ये रहा 2। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर आ चुका है। आगे चलो, आगे चलो, ये लो, ये लो। वापस से देखो, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा है तो कलर कोड देखो। बेटा मैंने क्या बताया? सबसे पहले टॉलरेंस चेक करो। सुनहरा की टॉलरेंस कितनी है? 5%। तो देखो 5% इसमें है, इसमें है, यानी कि ये दोनों तो काट दो आप, दो कट गए ऑप्शन। अब देखो बेटा, आगे वाली डिजिट सबकी दोनों की अलग अलग है, तो पहली डिजिट चेक कर लो। पहला क्या है? सबसे पहले लाल। वापस से लिखो बी बी रोय, यानी कि 0 1 2। देखो बेटा लाल का कलर क्या है? 2, तो ये रहा 2 और ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए आगे आराम से। बेटा इसी स्पीड में आपको करना है, ऐसे नहीं है कि वहां हरिश्चंद्र बन जाओ कि मैं पूरा नहीं आएगा जब तक हिलूंगा नहीं। बेटा ऐसी गलती मत करना। आ जाओ अलग। ये कह रहा है कोडित दे रखा है जिसमें बाएं ओर से दाएं है, ठीक है, ये तो सब में ही होता है। हरा, नीला, पीला और सुनहरा। बेटा मैंने क्या देखा? सुनहरा। सुनहरा का कोड कितना होता है? 5%। जल्दी से देखो 5 किस में है? इसमें है और इसमें, यानी कि ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि वो सिल्वर का होता है 10%। अब देखो बेटा, ये 00 ये 00 सब सेम है। अब देखो इसके पास कितना है? 10 की घात 4 और इसके पास क्या है? 10 की घात 3। बेटा ये तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखो वापस आओ, बी बी, बेटा ऐसे ही लिखना है, बीपी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाई। बस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे क्या पूछा है? सबसे पहले हरा कलर। पहला जो जी होता है ना, पहला जी वो क्या होता है? ग्रीन कलर ही होता है बेटा। अब देखो ये क्या है? ग्रीन। ये ले आओ इसको 5 नंबर पे, क्या हो जाएगा? ग्रीन। ठीक है, क्या चाहिए इसको? एक तो चाहिए ग्रीन, तो ये आ गया 5 नंबर पे। फिर मुझे क्या चाहिए? नीला। क्या चाहिए? नीला। देखो बेटा, नीले कलर को कैसे लाओगे? इसको, ये जो ग्रीन, पहला जो जी होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, ग्रीन, और पहला जो बी होता है वो क्या होता है? नीला। पहला जो बी होता है वो नीला। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट जी जो होगा वो मेरा क्या होगा? ग्रीन, यानी कि हरा। और फर्स्ट बी जो होगा ना बेटा, ये इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना बेटा, वो क्या होता है? ब्लू। तो देखो ये ब्लू का कलर क्या है? 6 नंबर। ठीक है, अब देखो अगला क्या है? पीला। पीला क्या है? ये देखो बेटा येलो है। येलो का कलर क्या है? यानी कि पीले का कलर क्या है? 10 की घात 4। 10 की घात 4। तो बेटा देख लो 5 6 और फिर ये 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ये आ गया आपका कलर। आंसर नंबर डी मेरा करेक्ट। आगे चलो बेटा, इसी रफ्तार में आपको प्रश्नों को हल करना है। आओ, एक रंग कोडित कार्बन के अंदर पहला बैंड क्या है? लाल, यानी कि पहला नंबर तो मेरा 2 आएगा, सब में आ रहा है। आगे देखो ये क्या कह रहा है? दूसरा भी लाल है, तीसरा क्या है? नीला है और चौथा क्या है? सुनहरा। सुनहरा देखते ही मुझे क्या समझ में आता है? 5%। 5% इधर है क्या? नहीं। 5% इधर है क्या? नहीं। यानी कि आंसर या तो मेरा ये है या ये है। ठीक है साथियों, अब देखो आराम से, दूसरा दूसरा कलर भी लाल है, यानी कि 2 और 2 वापस आ जाएगा। तीसरा कलर क्या है बेटा? नीला। नीला क्या बताया था? पहला ब्लू हमेशा नीला होगा, उसका कलर क्या है? 6, यानी कि 2 2 इंटू 10 की घात 6। बेटा लिख दो 22, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका कलर। यानी कि 22 के बाद कितने जीरो है? 6। 22 के बाद कितने जीरो है? ये रहा बेटा 6, ये मेरा आंसर। बेटा इतना ही टाइम आपको लगाना है, इससे ज्यादा मत लगाना, कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आगे चलो।
अब ये कह रहा है आर प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध के कितने संयोजन बन सकते हैं? क्या बोल रहा है आर के कितने बन सकते हैं? तो बेटा देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, यदि आर मेरा समान है, ठीक है, आर मेरा समान है, तो इसके संयोजन कितने बन सकते हैं? कैसे बनाओगे? n+1। कैसे बनाओगे? n+1। अगर 3 है तो उसके लिए संयोजन कितने बना दोगे? 3 के लिए संयोजन कितने बना दोगे? 4। 3 के लिए कितने बना दोगे? 4। ठीक है? समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये इसी आसानी से इसको कर लेना। आगे चलो। करके बताऊं नहीं तो इसको कैसे बने हैं? देखो सबसे पहले 3 प्रतिरोध है, या तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ये बन गया 1, या फिर मैं कैसे बना सकता हूं? इस तरह से, ये बन गए मेरे 2, या तो मैं कैसे बना सकता हूं? ऐसे, जब तीनों ही क्या हो, पैरेलल में हो, तो ये बन गया 3, या फिर मैं बना सकता हूं ऐसे। बेटा क्या इसके अलावा और कोई संयोजन बन सकता है? 1, 2, 3, 4? आप कहेंगे नहीं। अगर समान है तो आप सीधा लिखेंगे 4 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलिए आगे चलो। अब ये कह रहा है दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा है तो 25 आ रहा है, और समानांतर में जुड़ा है तो 6। बेटा इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व मत करो। देखो अगर ये कह रहा है श्रृंखला में है, श्रृंखला में है यानी कि दोनों क्या है, जुड़ने वाली प्रकृति के हैं, तो यहाँ ऐसे लिखो बेटा, ऐसे ही लिखना है। R1 R2 बराबर क्या होगा? 25। अगर समानांतर में है तो इसका मतलब क्या है? R1 R2 बटे R1 + R2 कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बेटा सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले देखो दोनों का योग 25 हो रहा है, तो इन दोनों का योग 25 है क्या? हाँ। इन दोनों का योग 25 है क्या? 20 और 10 30, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है? इन दोनों का योग 25 है, हाँ इन दोनों का है। इन दोनों का 25 है, नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन तो मेरे हट गए। अब इस फॉर्मूले में आंसर रखो कि किसका 6 आ रहा है। 20 और 5 को रखता हूं, देखो बेटा ये 20 × 5 बटे 20 + 5, तो ऊपर क्या है? 25। ऊपर क्या है? 20 × 5 और नीचे क्या है? 25। बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 4 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो गया? ये वेरीफाई कर लो इसको। ये 10 और 15, देखो बेटा 10 × 15 बटे 10 + 15, देखो बेटा 10 × 15 बटे में 25, ये देखो 5 की टेबल से इसको काटा तो 3, 5 की टेबल से 2, मेरे पास 6 आ गया। ठीक है? इसी तरह से बेटा इतना ही टाइम आपको लगाना है और एग्जाम को फोड़ के आना है। आ जाओ अगला। ये कह रहा है 4 ओम के प्रतिरोध को समानांतर में जोड़े। समानांतर का फॉर्मूला ध्यान रखो, R बटे में N। अगर ये समानांतर है तो क्या हो जाएगा? अगर समान है तो R बटे में N। कितने प्रतिरोध है? 4 ओम के 4 प्रतिरोध है, यानी कि 4 बटे में 4, तो आंसर कितना आया? 1। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो कुल कितना हो जाएगा? बेटा ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ डिजाइन मत करना एग्जाम में। 5 5 5 श्रृंखला में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 ओम। आगे चलो। अब ये कह रहा है दो बराबर प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा है, तो डायरेक्ट लिख दो R1 R+R, तो उसका प्रतिरोध कितना आ रहा है? 800। ठीक है? ऐसे ही लिखना है बेटा, ये बराबर कह रहा है तो R1 R2 मत लिखना, सीधा लिखो R+R बराबर 800। यदि वे समानांतर जब में जोड़े तो क्या आ जाएगा? तो यानी कि R1/R2/R1+R2 में अपने को आंसर पूछ रहा है, ये कितना आएगा? ठीक है? इतना है, ऐसे करना है। यानी कि दोनों का योग कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए, 800 आना चाहिए। क्या इनसे 800 आ सकता है क्या? तो देखो बेटा इसको तो हल करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको हल, फटाफट से देखो। अब ये कह रहा है दो प्रतिरोध है श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं दो बराबर है, यानी कि R प्लस R की वैल्यू कितनी है? 800। ठीक है, तो R और R कितना हुआ बेटा? 2R, तो क्या हुआ? 800। ठीक है, यानी यहां से मैं R की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? इस 2 को नीचे रखूंगा तो R की वैल्यू क्या आ गई? 400। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है इन दोनों को, जो 400 को है उसको कहां जोड़ना है? समानांतर में, तो जोड़ दो। तो ये आ गया मेरा 400 और ये भी मेरा आ गया क्या? 400। अब जब भी दो समान मान के प्रतिरोध होते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R/2, यानी कि 400 बटे 2, यानी कि 200 ओम। ठीक है बेटा, इतना ही टाइम आपको लगाना है। आगे चलो। अब ये कह रहा है यदि 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3 समानांतर में जुड़े हैं, R1 ज्यादा है R2 से और R3 इससे कम है, यदि अतिरिक्त प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मैंने क्या बताया आपको? समानांतर में, ये लाइन हमेशा ध्यान रखो, श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध
सदैव सबसे अधिक प्रतिरोध के अधिक मान के प्रतिरोध से अधिक होता है। कौन? तुल्य प्रतिरोध अधिक होता है। उसी तरह एक लाइन और याद रखो। क्या याद रखोगे? कि समानांतर में तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध वह सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है बेटा? यानी कि अब देखो, अब ये क्या कह रहा है अपने को? R1, R2, R3, अब सब इनको क्या किया है? अतिरिक्त प्रतिरोध को किस में जोड़ा है? समानांतर में। और आपको क्या पता है कि समानांतर में सबसे कम से भी कम आता है आंसर। समानांतर में सबसे कम से भी कम आता है। तो सबसे कम कौन है बेटा? R3। यानी कि अब जो तुल्य बनेगा वो R3 से क्या आएगा? कम। अगर यहीं आपको श्रेणी की जगह ये समानांतर की जगह श्रेणी लिख देता तो मेरा आंसर क्या हो जाता बेटा? डी हो जाता। ठीक है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलो, ऐसे में आपका कंसेप्ट चेक होता है। ठीक है? दो प्रतिरोध है R1 और R2, विद्युत स्रोत से जुड़े हुए हैं। ये लो बेटा, कैसे जुड़े हुए हैं? समानांतर में जुड़े हुए हैं। ये लो बेटा, ये है R1, ये है मेरा R2, और ये विद्युत स्रोत से कैसे जुड़े हुए हैं? समानांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है? R1 का मान R2 से 4 गुना है, यानी कि R1 बराबर क्या है बेटा? R2। ठीक है? समझ गए? अब R1 बराबर R2, यानी कि मैं यहां पर लिख दूं 4R2, और यहां क्या मैं लिख देता हूं? R2। कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो R1 में से कितनी धारा जाएगी? यानी कि यहां से ये धारा पूछ रहा है। ठीक है? अब देखो आराम से, अब देखो ये इससे 4 गुना है। ठीक है? मुझे बताओ इन दोनों के अंदर सेम क्या रहेगा? सर ये दोनों समानांतर में है, इनमें वोल्टता सेम रहेगी। ठीक है? आ जाओ बेटा, मैं कह सकता हूं V बराबर V। आप कहोगे हाँ सर V बराबर क्या होता है? V बराबर सर होता है IR। ठीक है? होता है। अब देखो, सबसे पहले V1 बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से प्रतिरोध, यानी कि यहां से मैं मान लेता हूं I1 और यहां से मान लेता हूं I2। मैं क्या लिख सकता हूं? I1 R1 बराबर क्या लिख सकता हूं? I2 इंटू R2 लिख सकता हूं बेटा। हाँ, अब देखो बेटा, ये खुद ही कह रहा है कि R1 का मान किसके बराबर है? 4 I2 के। तो आ जाओ, मैं कह सकता हूं I1, ये I1 की जगह मैंने I1 लिख दिया। ये जो R1 है ना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 4 R2। ये देखो बेटा, R1 की जगह क्या लिखा? 4 R2 बराबर I2 को छोड़ दो, और R2 तो मेरा R2 है। देखो बेटा, ये R2 से R2 कट गया, तो यहां से देखो I1। अब मेरे को पूछा क्या है? R1 से धारा कितनी जा रही है, यानी कि मेरे को I1 का पूछा है। R1 से यही तो धारा जा रही है। तो देखो बेटा, आराम से देखो, R1 I1 बराबर क्या हो जाएगा? I2 डिवाइडेड बाय ये 4 नीचे चला जाएगा, ये 4, यानी कितनी हो गई? चौथाई हो गई। कितनी हो गई? चौथाई हो गई। आंसर क्या हो जाएगा? R2 की चौथाई। R2 में कौन सी करंट है? I2, यानी क्या है? R2 की चौथाई करंट, यानी कि R2 के चौथाई के बराबर है। बेटा समझ में आया कैसे किया? देखो मैंने कैसे दिमाग लगाया। इन दोनों में वोल्टता समान है, तो मैंने लिख दिया V1 बराबर V2। फिर मैंने लिखा I1 R1 बराबर I2 R2। ठीक है? अब देखो बेटा, यहाँ पर I1 लिखा, फिर इसने क्या बोला कि जो R1 है वो मेरा 4 टाइम्स ऑफ R2 है, तो मैंने R1 की जगह 4 R2 लिख दिया, और यहाँ पे I2 इंटू R2 कर दिया। R2 से R2 कट गया, यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा? अब ये भी ध्यान रखो, अगर प्रतिरोध 4 गुना है तो धारा 4 गुना कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि I बराबर क्या होता है? V बटे R। अब V तो मेरा समान है, यानी ये अगर मेरा 4 गुना है तो ये 4 गुना कम हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है बेटा? आगे चलो, आगे चलो, ये लो, फिर से वैसा ही प्रश्न है, आराम से देखना। ये कह रहा है बाहर समरूप प्रतिरोध में समानांतर में है, फिर श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो पहले संयोजन का परिणामी दूसरे का परिणामी से कितना होगा? इसने क्या क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। 4 बार समरूप के प्रतिरोध श्रेणी में है, उसके बाद समानांतर में। बेटा इसने लिखा नहीं है, तो यहां आप लिखो 4 बार समरूप प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा है। ठीक है? तो आप जोड़ दो, यहाँ 4 होगा, आई थिंक चेक कर लेते हैं। 4 होता है, ये 4 समान प्रतिरोध है, यानी कि R R R R। तो बेटा इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे R बटा 4। ठीक है? फिर इन्हें किस में जोड़ा है? श्रेणी में जोड़ा है। जोड़ दो बेटा, 1 2 3
4 बेटा यही स्पीड होनी चाहिए, आर 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 और आर टोटल मिला के तुल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे तुल्य हो जाएगा सर 4 आर। ठीक है, जुड़ जाता है श्रेणी में। अब देखो तो संयोजन का परिणामी दूसरे के परिणामी से कितना अधिक है, तो संयोजन का परिणामी कितना है, देखो बेटा पहले का अपॉन दूसरा, दूसरे के सापेक्ष ही पूछ रहा है, पहले का परिणामी कितना है, आप बोलोगे r/4 जब समानांतर में रखा था। दूसरे का परिणामी क्या है 4r, देखो बेटा ये r से r कट गया तो मेरे पास क्या आ गया 1/16 भाग हो गया, 1/16 बार हो गया। यानी कि बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये है 4 बार समरूपों को। ठीक है, यहाँ 4 लिखना है ना, यहाँ 4 लिखना है क्वेश्चन नंबर 24 में, यहाँ 4 है आंसर। ठीक है, तो आंसर मेरा 1/16 आ गया आराम से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है उसकी लंबाई को 2 गुना कर दी और क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो नया मान बताओ। अभी बता देते हैं सर, ये लो क्या प्रॉब्लम है, R बराबर क्या है रो L अपॉन A। इसने रो को चेंज किया क्या, नहीं साहब नहीं किया, तो बस ऐसे ही रखो। रो को चेंज नहीं किया तो रो को यूं क्यों रख दो। L कितना कर दिया इसने सर 2 गुना कर दिया, तो ये कर दिया 2L। सर इसने क्षेत्रफल को क्या किया आधा किया, यानी कि अब मेरे पास क्षेत्रफल कितना है A/2। क्षेत्रफल आधे का मतलब ये A/2 ही होता है, ये रहा A/2। अब देखो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा क्या, आप बोलोगे हाँ चला जाएगा, तो मेरे पास RLA तो यूं के यूं आ गया, ये बचा बेटा 2 और इसके साथ एक 2 ये भी चला जाएगा, चला गया। ये देखो बेटा ये R डैश अगर लेता हूं तो ये पूरा क्या है, ये R ही तो है, तो यहां से मैंने कह दिया R इंटू 4, यानी कि पहले मान का क्या हो गया 4 गुना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है 3 ओम के प्रतिरोध को त्रिभुज में जोड़ा गया है, फिर कोनों के बीच में प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले तो ये त्रिभुज बना दो, फिर क्या लिखो, यहां पर क्या है 3 ओम का है बेटा, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। फिर ये कह रहा है किन्हीं भी कोनों से, किन्हीं भी यानी कोई भी ले लो, यहां से मैं यहां से ले लेता हूं, ले लिया। अब जब मैंने यहां से ए और बी लिया तो बेटा यहां से जब धारा जाएगी ये I1 गई तो यही धारा I2 यहां से भी निकल जाएगी, यानी ये दोनों क्या है सीरीज में है। ठीक है सर सीरीज में, तो ऊपर मेरे पास कितना हो गया 3 और 3 6, ये 6 ओम मेरे क्या हो गया श्रेणी में हो गया। इसके साथ ये पैरेलल में क्या है कि सर ये पैरेलल में 3 ओम है, अब बस इसमें ए बी के ये दोनों क्या है समानांतर, और समानांतर के अंदर 2 प्रतिरोध होते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, फटाफट से लगा दो, तो 6 इंटू 3 बटे 6 प्लस 3, यानी कि 6 इंटू 3 बटे में 9, यहाँ पे काटोगे तो 3, ये आ जाएगा 2 ओम मेरा आंसर, 2 ओम मेरा आंसर। आगे चलो, ये लो भाई साहब। अब ये कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में ए बी के इर्द गिर्द यहाँ प्रतिरोध पूछा है। बेटा गौर से देखो ये 1 और 1 है, इसको लिखो, जब एक समान होता है तो फॉर्मूला क्या होता है R/2। अब 2 है प्रतिरोध तो R की जगह क्या लिखोगे 1/2, यानी कि यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 1/2। इसको देखो ये इसके साथ क्या है श्रेणी क्रम में, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 1/2। अब बस दोनों को जोड़ दो, ये आधा और आधा कितना होता है, आधा और आधा, आधा और आधा होता है सर 1, तो आंसर हो गया 2/2 यानी कि 1। ठीक है, चलिए बेटा यही स्पीड रखनी है आपको सॉल्व करते समय। आगे चलो, ये कह रहा है हमारे पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध है, यदि तीनों ओम प्रतिरोधों को इस प्रकार से लगाना है कि तुल्य प्रतिरोध का मान कितना संभव है। अब मेरे को इनको कितनी तरह से मैं सेट कर सकता हूं ये मुझे पूछ रहा है, जब भी बेटा अलग अलग मान के हो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज लिखो बेटा, यदि समान मान के प्रतिरोध हो, समान मान के प्रतिरोध हो, यानी कि सबकी मान क्या हो R हो, तो ऐसे तुल्य कितने बन सकते हैं अपने पास, ऐसे बन सकते हैं n+1, यानी कि आप ये ले लो कि अगर मान लो मेरे पास 3 प्रतिरोध है तो उसके संयोजन कितने बन सकते हैं 4। ठीक है, लेकिन अगर ये कह दे कि अलग अलग मान के प्रतिरोध है, अलग अलग मान के प्रतिरोध है, जैसे कि एक क्या है 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये तीनों अलग अलग है, तो बेटा ऐसे संयोजन बनेंगे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये समानांतर योग है। ठीक है बेटा, अगर ये समानांतर होता माना 1 1 1 है तो उसमें कुल कितने बन जाते हैं 4 बन जाते। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है अगर अलग अलग है तो मैं क्या कहूंगा n इंटू n+1। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, आपके पास कितने प्रतिरोध है कि सर 3 है, तो 3
इंटू 3 प्लस 1 बटे में 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3 इंटू 4 बटे में 2, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएंगे, ऐसे 6 संयोजन आ जाएंगे। ठीक है, अगर यही मुझे बोलता 3 3 3 समान मान के प्रतिरोध है तो मैं डायरेक्ट 4 कह देता, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान रखना। ये लो आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है दो तारों का प्रतिरोध जब इन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 25 होता है। तो सर ने क्या बताया, लो भाई साहब R1 प्लस R2 बराबर क्या दे रखा है 25। आगे चलो, जब इन्हें समानांतर में जोड़ा जाता है तो 6 हो जाता है। दो समानांतर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, इसका मान कितना है 6। तो मुझे प्रतिरोध पूछा है कौन कौन से होंगे। तो देखो योग कितना होना चाहिए 25। तो सबसे पहले देखो इनमें 25 योग किसका है, 17 और 8 25 सर ये हो सकता है, 12 और 13 25 सर ये भी हो सकता है, 20 और 5 25 सर ये भी हो सकता है, 15 5 25 ये भी हो सकता है। तो अब अपने को इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो यहां से देखना है ना। देखो R1 R2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 6 R1 प्लस R2, बिल्कुल सही है। यानी कि R1 R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 इंटू में 25। बेटा ये रही 25, इस मान को मैंने यहाँ रख दिया है ना। तो 6 इंटू 25 क्या हो जाएगा, सर मुझे करना नहीं आता तो इसको ऐसा तो लिख सकते हो 50 इंटू 3। हाँ सर, यानी कि मेरे को R1 R2 का गुणा कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। अब देख लो इन दोनों में से किसका गुणा 150 आ रहा है। देखो 17 8 126, 150 नहीं आ रहा, तो ये तो गलत। 12 इंटू 13 156, 150 नहीं आ रहा। 15 20 इंटू 5 100, ये भी नहीं आ रहा। देखो बेटा इसका 150 आ रहा है, 15 इंटू 10 150 आ गया। बेटा इस तरह से आपको टाइम बचाना है। ठीक है, चलिए आराम से देखो, आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है तीन समान प्रतिरोध को पहले तो समानांतर में क्रम में जोड़ा है, कितने हैं 3 है, और वो भी कैसे हैं समान है। और समानांतर क्रम में कैसे लिखते हो R/3, है ना, तुल्य यही हो जाएगा। आगे चलो, उसके बाद इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और श्रेणी क्रम में भी समान है, तो तुल्य कितना हो जाएगा इसके लिए 3R। समझ में आ रहा है, हाँ सर। अब देखो को, तो पहले को, तो ये पहला है ये दूसरा है। अब ये कह रहा है पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी कितना आएगा। बस इसको संयोजित कर लो तो परिणामी कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R/3 बटे में 3/R। तो फिर से साथियों मेरे पास वैल्यू आ गई 1/9, 1/9। ठीक है, ये आपके यूपी आरवीएनएल में पेपर में आया था। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है विद्युत प्रतिरोध धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। ये लो बेटा, आगे चलो। अब ये कह रहा है उन घटकों को क्या कहा जाता है जो जिसके उपयोग से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो उन्हें प्रतिरोधी कहेंगे। और क्या कहेंगे, चलो आगे चलो, ये लो। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण वह स्वयं में उसे होकर धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, तो फिर से उसको प्रतिरोधी कहेंगे। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है चालक, एक चालक का प्रतिरोध जहां मापता है जिससे कि वह धारा प्रवाह को देता है, वही चालकत्व को मापता है और प्रवाह देता है। बेटा इस क्वेश्चन को आपको रुक के करना पड़ेगा, ये 1 सेकंड में उड़ने वाला नहीं है। आपको इसको रखो, एक चालक का प्रतिरोध फिर विरोध को उठाओ। एक चालक का प्रतिरोध विरोध को मापता है, बिल्कुल सही है, जिससे कि वह धारा प्रवाह को कहता है। वही चालकत्व क्या करता है, उत्प्रेरण को मापता है, यानी कि प्रवाह को मापता है और प्रवाह देता है, बिल्कुल सही है। आगे और चेक कर लो, इस विरोध को हटाओ, अब क्या लगाओगे, ये देखो एक चालक प्रतिरोध जहां तृष्णि, ये तृष्टि क्या होती है तो आपको नहीं पता तो छोड़ दो उसको। अवरोध, अवरोध हो सकता है, अवरोध यहां पर हो सकता है। अब देखो एक चालक जो अवरोध मापता है, ठीक है आगे पढ़ो। और धारा प्रवाह को देता है, वही चालकत्व निवारण को मापता है। निवारण क्या होता है, निवारण तो सॉल्यूशन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। उदासीनता हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको करना है। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा टाइम देना है, बाकी नहीं देना। आगे चलो। एक मेटल चालक यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का प्रतिरोध सीधे किसके समानुपाती होता है। सर मुझे क्या पता है, मुझे पता है R रो L/A। ठीक है, ये पता है। R किसके समानुपाती है, सर R L के समानुपाती है। R व्युत्क्रमानुपाती किसके है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के है। तो बताओ ये क्या कह रहा है, किसके सीधे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती तापमान के है क्या, नहीं। अनुप्रस्थ काट के है क्या, हाँ। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, ये देखो बेटा उल्टा। लंबाई ये तो समानुपाती है, और अनुप्रस्थ काट के आकार, आकार नहीं क्षेत्रफल, आकार नहीं क्षेत्रफल। ठीक है, तो मेरा यहां हो जाएगा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही। आगे चलो,
अब ये कह रहा है एक शुद्ध प्रतिरोध का ट्रांजिएंट रिस्पांस कैसा होता है? अरे बेटा ट्रांजिएंट किसका होता है? एल और सी का, आर का होता ही नहीं है। तो देखो कम होता है, अरे होता ही नहीं है। कोई ट्रांजिएंट परिस्थिति नहीं आएगी, बिल्कुल सही है। ओवरशूट होता है, नहीं। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, नहीं। क्योंकि ट्रांजिएंट क्या? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? जहां मेरा क्या होता है? एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। और एनर्जी या तो कौन करता है? एल करता है या सी करता है। एल करता है मैग्नेटिक रूप से और सी करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से। और आर किसी भी तरह की एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, ये सिर्फ एनर्जी की क्या करता है साथियों? खपत करता है। तो मेरा सी मेरा सही जवाब है। आपके यूपी के अंदर पेपर में आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलो। एक मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर है? सर मुझे पता है मेगा क्या होता है? 10 की घात 6 होता है। तो लिखो 1 इंटू 10 की घात 6। ठीक है, अब देखो 6 का मतलब 6 पावर है, यानी कि जीरो कितना आएंगे? 6। तो लगा दो 1 2 3 4 5 6। आ गया क्या साथियों? आ गया। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पेपर को उड़ाते रहो। आगे चलो, आगे चलो। ये लो, ये लो, ये लो। ये कह रहा है ओम के नियम के अनुसार, किसी का भी नियम हो, जब क्या स्थिर होता है तो चालक के सिरों पर विभवांतर आता है। ओम का नियम क्या होता है? सर हमें समझा रखा है, v तब आएगा जब आई होगा। v इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो v बराबर आई आर। तो स्थिर क्या होगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध तो लगा दो प्रतिरोध। चलो आगे चलो। देखो वापस देखो, ये क्या दे रखा है? विभवांतर। ये रहा विभवांतर, ये रही धारा, ये रही धारा। खत्म बात। चलो आगे चलो। नेक्स्ट ये रहा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओम का नियम कहता है कि परिपथ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वापस से वही बात है। V बराबर क्या होता है सर? आई आर। होता है कि नहीं? हाँ। यानी कि ये क्या कह रहा है? परिपथ की धारा किसके, तो यहाँ पे धारा को रख दो साइड में, कि धारा तू यहाँ रह भाई। तो V को लिखा V और R को भेजो बेटा तू नीचे आ जा। तो बता ओम के नियम के अनुसार किसके व्युत्क्रमानुपाती है? व्युत्क्रम बेटा क्या होता है? उल्टा। तो बताओ आई आर जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है सर? आर के। किसके है? आर के, यानी कि प्रतिरोध के। आगे चलो, आगे चलो। ये लो, अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिरोध नहीं है? बेटा जल्दबाजी में गलती मत करना। क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध नहीं है। लकड़ी का कास्ट, लकड़ी का प्रकार क्या प्रतिरोध होता है? बेटा प्रतिरोध हो या कुछ भी हो, प्रतिरोध को भी चालक होना पड़ता है। आपको पता है अगर चालक होगा तब वो प्रतिरोध देगा, उसके पास सामान होगा। तो लकड़ी कभी भी प्रतिरोध नहीं होती, लकड़ी तो इंसुलेटर होती है ना। तो ये होगी आपकी गलत। धातु का फिल्म का होता है? बिल्कुल होता है। कार्बन का होता है वायर बाउंड होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए नहीं है। आगे चलो, आगे चलो। ये लो, अभी मैंने आपको बताया है एक वेरिएस्टर क्या होता है सर? वेरिएस्टर क्या होता है? एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। क्या होता है? वेरिएबल रजिस्टर होता है। सर इसको और क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो रियोस्टेट। क्या बोलते हो? रियोस्टेट बोलते हो। ठीक है सर, ये कैसा होता है? कि ये होता है अरेखीय, और अंग्रेजी वाले भाई अरेखीय इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर। फटाफट से देखो नॉन लीनियर कहाँ है? ये एक लीनियर होता है, लीनियर तो आर होता है, तो ये तो गलत हो गया। सक्रिय होता है, कोई भी प्रतिरोध सक्रिय नहीं होता। असंतृप्त की बात ही नहीं है। अरेखीय मेरा सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल भी सही है। आगे चलो, ये लो, अब ये कह रहा है प्रतिरोधकता को क्या है? चालकता। देखो बेटा आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये जो आर, ये जो होता है ना प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता है। बेटा ये प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता का क्या होती है? उल्टा होती है। उसी प्रकार ओम मीटर किसकी है? इसकी। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। निकाल के बताऊं? अभी निकालता हूं। ये देखो बेटा ये रो है, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर ए बटे एल। आर क्या होता है? ओम। ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है? मीटर। आ गया ना ओम इंटू मीटर। तो अब देखो जिस तरह रो की इकाई ओम इंटू मीटर है, तो ये जो सिग्मा है ये क्या है? 1 अपॉन रो है कि नहीं है? और इसकी क्या होती है? ओम इंटू मीटर। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ये ओम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम और मीटर इनवर्स। या फिर मैं और क्या कह सकता हूँ? इसको और कह सकता हूँ सीमेन बटे में मीटर। ये दोनों ही बात लिख सकता हूँ। हाँ, तो ओम इंटू मीटर नहीं बेटा, ओम इनवर्स होता ना तो ये सही होता। ठीक है, देखो मैं वापस बता रहा हूँ बेटा, ये रो तब सही होता है जब यहाँ ओम इनवर्स होता है। बेटा ये देखो ये ओम ऊपर है ना, इसको ओम इनवर्स कहते हैं, पर यहाँ सिर्फ ओम है तो ये गलत हो जाएगा। महो महो मीटर नहीं, अगर महो प्रति मीटर होता ना बेटा तो सही हो जाता। तो ये भी मेरा गलत हो गया।
ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। इकाई रहित नहीं, इकाई तो होती है, तो मेरा सही आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, वापस से लिख लो, वापस से इसको लिख दो यहाँ पे आराम से। क्या लिखोगे कि जो मेरा सिग्मा होता है उसकी इकाई क्या हो जाएगी, उसकी इकाई या तो ये हो जाएगी 1/ओम इनवर्स, ओम इंटू मीटर, या फिर सिग्मा की इकाई और क्या हो जाएगी, इस ओम को ऊपर ले जाओगे ना बेटा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर, या और क्या हो जाएगी, इस सिग्मा की इकाई ये हो जाएगी महो इंटू मीटर, या और क्या हो जाएगी, ओ इस सिग्मा की इकाई ये हो जाएगी सीमेन प्रति मीटर, सीमेन प्रति मीटर। ठीक है, ये हो सकती है सारी इकाई, या एक और इकाई हो सकती है, वो हो सकती है सीमेन और मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, एक और इकाई हो सकती है, क्या हो सकती है सर, क्या बात है इतनी सारी हो गई, हाँ हो गई। अब देखो ये है ना, ये महो और ये मीटर इनवर्स, बेटा ये तीनों ही क्या हो सकती है, चालकता की, कंडक्टिविटी की, चालकता की इकाई हो सकती है। ठीक है, देख लो आराम से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, ये लो बेटा, परीक्षा में कुछ भी पूछे आपको आंसर दे के आना है। आगे चलो, प्रतिरोधकता की इकाई हमें पता है सर, अब याद हो गई, ओम इंटू मीटर, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आगे चलो, अब ये अपने को कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। भाई मुझे ये पता है सर, चालक का प्रतिरोध होता है रो, और ये दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक तो किस पे करता है, ये जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पदार्थ पर, और सर किस पे करता है, एक करता है सर तापमान पर। इन दो के अलावा ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो, क्या ये अनुप्रस्थ काट पे, सर ये प्रतिरोध थोड़ा है जो निर्भर करेगा, तो गलत हो गया। सर ये आयतन नहीं, लंबाई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, सामग्री, एंड क्या हो सकता है, टेम्परेचर, ये भी सही है। ठीक है, चलिए बेटा इसी तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। आगे चलो, ये लो, ये कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, आपको बता दिया, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। चलिए आगे नेक्स्ट, ये लो, अब ये कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वापस से लिखो, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो देखो बेटा, आर किसके समानुपाती होता है, लंबाई के, और इसने क्या पूछा है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे चलो, ये लो, अब ये कह रहा है 1.5 स्क्वायर मीटर अनुप्रस्थ काट दे रखा है। ठीक है, तांबे की लंबाई ज्ञात करनी है, एल ज्ञात करनी है, जिसमें 0.2 का प्रतिरोध है। ठीक है, तो तांबे की प्रतिरोधकता अगर इतनी है तो ज्ञात कर लो आराम से। बेटा क्या क्या दिया हुआ है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, मुझे क्या ज्ञात करना है, एल, तो मैं एल को यहाँ रखता हूँ, बाकी सबको ये इसको आर के पास भेज देता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, आर कितना दिया हुआ है, 0.3, तो मैंने लिख दिया 0.3। क्षेत्रफल कहाँ दिया हुआ है, ये रहा बेटा, कितना है, 1.7, क्या है, स्क्वायर एमएम, क्या है, स्क्वायर एमएम। तो कैसे लिखूंगा मैं, 10 की घात -3, है ना, 10 की घात -3, और मुझे रो कितना दिया हुआ है, ये रहा रो, कितना है, 0.01, बेटा पूरा नहीं करना है। और ये क्या दिया हुआ है मुझे, माइक्रो, माइक्रो कितना होता है, 10 की घात -6। आराम से देखो बेटा, कैसे समझते हैं एग्जाम में, पूरा कभी नहीं करते। बेटा देखो, ये 1.7 दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, ये 1.7 दिख रहा है आपको, बेटा इसको काटेंगे तो मेरे पास आंसर किसकी टर्म में आएगा, मेरे पास आंसर 3 की टर्म में आएगा। बेटा 3 एक में ही है, लगाओ, समझ गए। मैंने कैसे देखा, ये भी 1.7 है, उसको भी पता है बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन है, 33 सेकंड मिलता है आपको हल करने के लिए, वो पूरा करने का नहीं देता है। एक साथ दिख गया, ये तो कट जाएंगे, मेरे पास बचेगा क्या, 0.3, तो मेरा 3 वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे, इस तरह से बेटा उड़ाने आपको क्वेश्चन। आगे चलो, किसी तार की लंबाई का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, उसकी सामग्री और अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल अन्य का कितना होगा, जिसकी लंबाई क्या होगी, 3 गुना। बेटा सिंपल सा देखो, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं होता। ठीक है सर, ये क्या है, सामग्री सेम है, यानी कि आर किसके समानुपाती है, एल, यानी कि एल बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा। हाँ सर, अभी देखो बेटा, नया वाला जो है उसकी लंबाई आपने कितनी कर दी, कि सर मैंने 3 गुना कर दी। अगर बेटा आप लंबाई 3 गुना करोगे तो प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में समानुपाती है, आर समानुपाती एल। ठीक है, समझ गए, करके दिखाऊं, ये देखो बेटा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, L1। अब नए वाले का निकालना है, अगर ये इसने नया वाला क्या है, पुराने वाले का 3 गुना, यही है। अब देखो, L1 से L1 कट गया, और R2 इधर भेजोगे, R2 बराबर 3 R1, पर इतना टाइम वेस्ट मत करना वहां पर, सिंपल सा देखो,
आर एल के समानुपाती है। अगर एल 3 गुना बड़ा है तो आर भी बढ़ जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। आगे चलो। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12। क्यों? क्योंकि पहले वाला कितना था? 4। 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। आगे चलो। यदि तांबे का प्रतिरोध इतना दे रखा है, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी वही ट्रिक लगेगी। देखना, तांबा कितना है? 1 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट 10 mm है। तो आर निकालना है बेटा। आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ठीक है बेटा। रो कितना दिया हुआ है मेरे को? ये रही प्रतिरोधकता 0.0182। ये क्या है बेटा? छोटा सा लिखा हुआ है, देखो माइक्रो, छोड़ना मत। माइक्रो क्या होता है? 10 की घात -6। और एल कितना होता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 10 की घात 3। ठीक है। अब ए कितना दिया हुआ है? 10 mm। ये हो गया 10। और ये कितना है? मिली, यानी कि 10 की घात -3। अब देखो बेटा, ये पूरा दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब मुझे आंसर निकालना है। अब जो भी आंसर आएगा उसमें 18 आएगा, पर 18 देखो बेटा सब में, तो अपन इसको शॉर्टकट नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो आराम से देखो, आराम से इसको देखो। ये क्या है? मिली का स्क्वायर। ठीक है। अब आओ, तो आर बराबर ये कितना हो गया? ये हो गया पॉइंट, 1 मिनट, ये स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने? ठीक, वापस देखो। यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। 10 इंटू ये देखो मिली, यानी कि 10 की घात -3। मिली को 10 की घात 3 कहते हैं। देखो अब आराम से देखना, ये कितना है बेटा? देखो 0.018 है। हाँ सर ये है। अब देखो आराम से, ये कितना है? इसको रखो, 10 को यहाँ पर अलग से रख दिया। अब देखो 10 की घात -6, और ये कितना है? 10 की घात -3। बेटा इसको आराम से करना है ना। ये प्लस माइनस का 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। माइनस का 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ठीक है बेटा। अब देखो आराम से, ये 3 और 3 6, और ये 6, ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। अब मेरे पास बचा क्या? आर। आर बराबर कितना हुआ? 0.0182 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। इस 10 को भी मैं ऊपर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.00, एक जीरो और लग जाएगा क्योंकि नीचे 10 है। 182। तो बेटा यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू मिली में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1.83 मिली ओम मेरा आंसर आ जाएगा। 1.83 मिली ओम। 1 मिनट। एक सेकेंड। 1.8, क्या मिस्टेक कर दी यहाँ पे? आर इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या है? एमएम का स्क्वायर है। एमएम का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो एक पावर और आ जाएगी, 10 की घात -3। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 1.82 मेरे पास आंसर आएगा। ये सिंपल सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये 1.3 है, यहाँ से ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है। एक बार मैं वापस कर देता हूँ, एक बार मैं इसको वापस कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या होता है? आर। जैसे देखो ये क्या है? ये एमएम का स्क्वायर। देखो यहाँ पे छोटी सी है, ये एमएम मिलीमीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 0.0182 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा? ये माइनस का 6 इंटू 10 की घात 3। यहाँ पर क्या हुआ? 10। ठीक है। और ये कितना है? देखो बेटा, माइनस ऑफ स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की घात -6 होगा। हाँ होगा। अब देखो ये इससे ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? आर बराबर 0.0182 इंटू 10 की घात 3। ठीक है। और ये क्या है? एक नीचे 10 है, तो यहाँ से एक पावर कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? 0.182 इंटू 10 की घात 2। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना अपन, तो देखो यहाँ से पॉइंट उड़ा तो नीचे क्या आ जाएगा? 4 जीरो। क्या आएगा? 4 जीरो। ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है इससे 2 से कट जाएगा, तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 1.82 ओम मेरा आंसर। ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस यहाँ ध्यान रखना बेटा, जैसे ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर का ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, और वैसे एक चीज और बता देता हूँ, ये हमेशा पूरे डेसिमल में आंसर देने की कोशिश करेगा आपको। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है उस तार का प्रतिरोध की गणना करो जिसकी लंबाई तो है 200 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.01 है, तो इसकी प्रतिरोधकता एक इतनी है, तो निकालो। ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है? सर आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है। आर बराबर, रो कितना दिया हुआ है? रो दिया हुआ है, ये रहा सर। पूरा अच्छे से देखना, देखो 60 माइक्रो म्यू भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। ठीक है। तो 60 इंटू 10 की घात -6, ये क्या है? माइक्रो। ठीक है। माइक्रो सेंटीमीटर, तो ये 10 की घात -3 छुपा हुआ है, ये रहा। ठीक है। एल कितना दिया हुआ है? एल ये रहा 200 मीटर। और ए कितना दिया हुआ है? ये रहा देखो 0.01 मिलीमीटर। तो ये कितना हो गया? 0.01। ठीक है। इसके साथ क्या है? मिलीमीटर, यानी कि 10 की घात -3 का क्या? स्क्वायर। ठीक है।
अब देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? सही बताओ, इसको करने की जरूरत है? नहीं। देखो 6 दूनी 12, तो आंसर या तो मेरा ये होगा, ये होगा या ये होगा, तो ये तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो r बराबर ये क्या हो गया, देखो ये 6 दूनी 12, तो मैं इसको 12 लिख दूं, ठीक है। अब देखो ये 1 0, ये 2 0, ये 3 0, तो ये क्या है 10 की घात 3 दिख गए, 1 2 और 3, ठीक है आराम से। यहाँ देखो 10 की घात -6 और ये क्या है 10 की घात -3, ठीक है सर। आगे चलो, यहाँ पर क्या है देखो, इस पॉइंट को मैं करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10 की घात -2, हाँ सर इसको लिखा है। और आगे क्या है 10 की घात -6 स्क्वायर। अब देखो ये आसानी से ये कट गया। अब देखो ठीक है, तो r बराबर देखो ये हो गया 12, 10 की घात -3, ये ऊपर गया, सब सारी वैल्यू को ऊपर ले लो, 10 की घात 3 आ गया, 10 की घात -3 आ गया, फिर एक और चीज आ जाएगी 10 की घात -2 नीचे से भी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पे 12, ये देखो 3 और 3 में से 3 गया तो कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पर क्या बचा 10 की घात -2, 10 की घात -2, ठीक है। अब स्क्वायर का ये जो पावर है ये ऊपर चली गई, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 12,000। 12,000 का मतलब क्या होता है सर? 12,000 का मतलब ये होता है 12 किलो ओम, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देख लेना। आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है मैग्नीन का तार है, मैग्नीन के लिए क्या याद रखोगे, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। एक है जिसमें 1.5 का प्रतिरोध है, यदि लेड का विशिष्ट प्रतिरोध मैग्नीन के विशिष्ट प्रतिरोध का कितना है 20 है, यदि तो 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास के लिए कितना मान हो जाएगा, तो इसके लिए अपने को ज्ञात करना पड़ेगा प्रतिरोध। देखो बेटा R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध 20 गुना हो गया, तो मेरे को रो की जगह क्या लिखना पड़ेगा, R डैश में रो की जगह 20 गुना लिखना पड़ेगा, रो लिख दूंगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, विशिष्ट प्रतिरोध 20 गुना है और लंबाई को कितना किया है उसने, तिहाई कर दिया है, यानी कि L डैश की जगह क्या लिखूंगा, L बटे में 3, हाँ सर लिख दूंगा L डैश बटे 3, ये देखो बेटा 1/3। और इसने उसके अलावा क्या किया, देखो बेटा व्यास को इसने क्या किया है, 1/3 किया है। अगर व्यास जो होता है ना, यानी कि A देखो, A बराबर क्या होता है पाई R स्क्वायर, हाँ सर इसको A को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई, R को क्या लिख सकता हूँ D/2, ठीक है। यानी कि A को मैं और क्या लिख सकता हूँ पाई D, अब D को इसने क्या कर दिया तिहाई, यानी कि D/3, और ये 2 तो है ही, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा पाई D²/6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा पाई D²/6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई D²/6, ठीक है। तो अब ये कह रहा है प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आराम से देखो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ रो L अपॉन पाई D², और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ /2, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख के ऐसे लिखो, देखो ताकि ये कट जाएंगे, 2 × 3, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसको तिहाई कर दिया, इसको तिहाई किया ना D/3, तो यहाँ पे D/2, ये कितना हो गया 6 का हो गया 36, 6 का हो गया 36, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई D²/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, सब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ये पाई D² क्या हो जाएगा 4। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है 36, ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब आराम से देखो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, इसमें से देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रो L अपॉन पाई D², ठीक है। अब इसको आराम से देखना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना है 20 रो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 5 रो L अपॉन 3 पाई D²/36। आप कहेंगे हाँ, अब देखो इसको इससे काटा तो ये कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है 12 हो गया। अब देखो आराम से, अब देखो ये 4 इधर ही रहेगा, ये 5 को इधर छोड़ दो, और यहाँ पे क्या लिखो रो, इसके साथ लिखो 4 रो L अपॉन, बेटा इतना करना ही पड़ेगा, पाई D² कितना है 12, और ये 12 ऊपर जाके यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। ये 12 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5। अब देखो इस पूरे की जगह मेरे को इसका पुराना प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 1.5, तो अब बस यहाँ पर ये फाइनल आ गया, ये हो गया 5 × 12 इंटू इस पूरे की जगह क्या है वैल्यू 1.5, तो यहाँ लिख दो 1.5, ये पॉइंट उड़ा तो नीचे आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, देखो
15 इंटू 6 कितना हुआ 90 ओम। 90 ओम बेटा इतना करना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में नंबर लाने के लिए। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले रो एल अपॉन ए लिखा, यहाँ पे पाई डी स्क्वायर। ए को क्या लिख सकते हैं? ये देखो बेटा डी बाई 2, तो यहाँ से डी स्क्वायर बाई 4, इसको पूरे को कंपेयर कर लिया और आसानी से मेरा आंसर आ गया 90 ओम। क्या हो गया? ये देखो 15 छिंग 90 यानी कि 90 ओम मेरा आंसर। ठीक है बेटा, करना ही पड़ेगा इतना कंपटीशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइम कंज्यूमिंग, देखो मैंने आपके सामने किया, वैसे की वैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलो। ये लो, अब ये कह रहा है यदि एक तार मैग्नेट का बना हुआ है, ठीक है, प्रतिरोधकता कितनी है? इतनी है, 100 लंबाई है, 0.0 है, समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के प्रतिरोध की गणना करो। बेटा उसमें भी वापस वही करना है। ठीक है, कैसे करना है? एक तार जो है मैग्नेट का बना हुआ है, प्रतिरोधकता इतनी है, 100 लंबाई है, 0.01 क्षेत्रफल है, समान अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल है, तो प्रतिरोध की गणना करनी है। ठीक है, अभी कर लेते हैं। तो देखो R बराबर रो एल अपॉन ए, आप बोलेंगे ठीक है, तो R बराबर रो कितना है? तो आप बोलेंगे 50 इंटू 10 की घात -8। ठीक है, इसमें कोई माइक्रो तो है नहीं। एल की जगह आप क्या रखोगे? ये रहा 100 मीटर, ये लिख दिया मैंने 100 मीटर। और ए की जगह आप क्या रखोगे? 0.01, 0.1, और ये क्या है? mm का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो R बराबर ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की घात -8, और ये कितना हो जाएगा बेटा? देखो 10 की घात 2, 100 को मैंने 10 की घात 2 लिख दिया। ये जो है 10 की घात क्या है? -6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात +6, -3 का स्क्वायर +6 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है? 0.1। अब देखो बेटा ये 2 और ये 6 कितने हुए? 8, ये 8 इससे कट गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो मेरे पास बचा क्या? 50 बटे 0.1। बेटा ये 0.1 जो है ना उड़ाओगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 500 ओम मेरा आंसर आया। देखो 500 ओम आंसर है क्या? है। बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है ना? आराम से हो जाएगा। चलो आगे आगे, ये लो। अब ये कह रहा है जब दो प्रतिरोधों को समान वोल्टता से जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों क्या है? समानांतर है, उनमें से समान शक्ति ह्रास के अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध की लंबाई समान है, तो एक प्रतिरोध ऐसा बना हुआ है लेकिन दूसरे का व्यास दूसरे की लंबाई से 2 गुना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो क्या बोला है? R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब मुझे दिया क्या है? वोल्टेज रेटिंग समान है, उनमें से शक्ति का ह्रास का अनुपात क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए प्रत्येक प्रतिरोध की लंबाई समान है, बेटा एल समान है तो एल को छोड़ो, और पदार्थ एक ही है तो रो भी छोड़ो, यानी कि मैं कैसे कह सकता हूं? आर ए के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, आगे चलो, एक ही बना हुआ लेकिन पहले का व्यास दूसरे के व्यास का दुगना है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं R1, यहाँ पे देखो ए है बेटा, नीचे है, तो R1 का A1 यहाँ लिखूंगा। आप बोलोगे ठीक है। सिमिलरली अगर R2 यहाँ लिखूंगा तो A2 यहाँ लिखूंगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ, अब देखो ए क्या होता है? पाई, और व्यास है यानी कि पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और इसका क्या लिखूंगा? पाई D1, पाई A2 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई, ये क्या है? D1, D1 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यानी ये मल्टीप्लाई। अब देखो 4 का 4 कट गया और पाई से पाई कट गया, अब मेरे पास नेट क्या बचा? मेरे पास नेट बचा R1 अपॉन R2 बराबर, देखो आराम से देखना, ये क्या है? D2 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर बटे D1 का स्क्वायर। मेरे पास ये बच गया, क्या बच गया? हाँ बच गया सर। अब देखो ये कह रहा है पहले का व्यास, अब पूरी इक्वेशन व्यास में आ गई मेरे। हाँ, पहले का व्यास यानी कि D1, D2 का क्या है? दुगना है, यानी कि 2D2 है। ठीक है बेटा, अब बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, यानी मैं D1 बराबर क्या लिख सकता हूँ? देखो D2 को चेंज किया इसने नहीं, और D2 को क्या लिख दिया? दूसरे का दुगना, यानी कि 2D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बस ये D2 से D2 कैंसिल, और ये देखो स्क्वायर है ये पूरे का, तो बाहर आके ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आराम से देखो, आराम से देखो, ये देखो D2 को चेंज किया नहीं, और पहले का व्यास दूसरे का क्या है? दुगना, तो यहाँ पे दूसरे का वैल्यू क्या लिखोगे आप? 2D2 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? हाँ, अब देखो यहां से आराम से यहाँ पे देखो, यानी कि मैं कह सकता हूं R1 बटे में R2 बराबर, ये क्या हो जाएगा? D2 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4D2, 4D2। अब देखो D2 से D2 कट गया, तो अब इसने क्या बोला? प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि यहां से देखो ये क्या पूछ रहा है? R2। अब नया वाले का क्या हो जाएगा? 4R1 नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। बेटा इतना करना पड़ेगा, ठीक है, आराम से मैं कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो, डोंट वेरी। ठीक है, चलो आगे चलो।
अब ये कह रहा है एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.01 प्रतिरोधकता दे रखी है, तार की लंबाई है प्रतिरोध, तो वही R बराबर रो L अपॉन A। तो R बराबर रो कितना है, ये रहा बेटा। अब ये देखो माइक्रो और सेंटीमीटर छुपे में ध्यान रखना है ना। 60 माइक्रो को लिखते हैं 10 की घात -6, सेंटीमीटर को लिखते हैं 10 की घात -3। L कितना है 100, एरिया कितना है 0.01 इंटू mm कितना है 10 की घात -3 का स्क्वायर, ये देखो मिलीमीटर का स्क्वायर है ना। अब देखो बेटा आ जाओ, तो R बराबर सब करना पड़ेगा क्योंकि सबकी वैल्यू 6 में है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 10 की घात -6 इंटू 10 की घात -3। बेटा ये सब लिख दिया। अब देखो एक जीरो ये बचा और दो जीरो ये रहा, 1 2 3, इसको मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर 10 की घात 3 आप लिख सकते हो, लिख दिया। ठीक है, कैसे लिखा, 1 2 और 3 लिख दिया। अब देखो आराम से ये हो गया 0.01 और नीचे देखो 10 की घात -3 का स्क्वायर यानी कि 10 की घात -6 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल कैंसिल हो गया, ये -3 + 3 ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 0.6 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6/0.01, ये उड़ागा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, 6/0.01 यानी कि 1000, तो 6000 मेरा आंसर। ठीक है, 6000 मेरा आंसर। एक मिनट, 6 1 2 3 1 2 3, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये 60 है बेटा, है ना, ये 60 है। देखो ये 60 है और ये 0.01 है, वापस देखो तो ये कितना है, देखो 60 और नीचे क्या है 0.01। बेटा पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे, 6000 मेरा करेक्ट आंसर। बेटा इतना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलो, ये लो अगला क्वेश्चन। इतने सारे न्यूमेरिकल है भाई साहब। एक कुंडली का तार दे रखा है 200 वर्तन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया इतना, मध्य लंबाई 80, तांबे का प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोधकता दे रखी है, तो कुंडली का वापस से बेटा कैलकुलेशन कराएगा ये। R बराबर L अपॉन A करना पड़ेगा बेटा, नौकरी चाहिए तो करना पड़ेगा। रो कितना है 0.02, म्यू क्या है 10 की घात -6। अब देखो L कितना है, L यानी कि लंबाई 80 सेंटीमीटर। बेटा ये मत छोड़ देना, इसको छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। 10 की घात -2 सेंटीमीटर, 10 की घात -2 होता है। A कितना है, ये रहा 0.8 इंटू 10 की घात, ये कितना है -3 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, और उसके साथ ये क्या कह रहा है, एक कुंडली में 2000 वर्तन भी है। ठीक है, तो कुंडली का प्रतिरोध अब एक का इतना है तो 2000 टन है, तो 2000 से मल्टीप्लाई भी करो, बस अब निकाल दो आंसर। तो R बराबर कितना हो जाएगा, देखो बेटा वैसे ही करना है, मैं कर रहा हूं जैसे 0.02 लिया, ठीक है। ये 8 है, इस 8 को ले लो साइड में, ठीक है। अब जो बचा है ना उसको लिखो, ये 2 है, इसको भी 2 को ले लो। अब जो बचा है ना 10 की घात -6, ये रहा 10 की घात -2, ये रहा। और देखो बेटा 1 2 3, 3 तो जीरो ये हो गए और चौथा ये रहा, तो मैं क्या कहूंगा 10 की घात -4 यहाँ लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा 0.8 और यहाँ क्या आ जाएगा 10 की घात -6। बेटा ये देखो कट गया, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब देखो आराम से चलो, अब देखो सारी वैल्यू अलग अलग है, ठीक। तो अब यहाँ से मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, R बराबर ये 8 और 8, ठीक है। इसको मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 100, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 10। वापस से लिखो इन सबको, तो ये क्या हो गया ऊपर मेरे पास 10 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है, इंटू 10 की घात -6, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ गया, देखो ये आ गया नीचे 100 इंटू 8, ठीक है। इस 8 से ये 8 कट गया, बेटा देखो 2 दूनी 4, मेरे पास 4 की टर्म में आंसर आएगा, तो ये तो आ नहीं सकता, ये तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब देखो बेटा ये जीरो एक जीरो से ये जीरो कट गया, निश्चित तौर पे मेरा आंसर क्या है 40 ओम, ठीक है। बेटा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, इतना करना पड़ेगा। आगे चलो, ये क्या है भाई साहब, ये कह रहा है एक चांदी की तार है और तांबे की तार के समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है, संबंधित विशिष्ट प्रतिरोध जो है रो, ये दिया हुआ है 49 और 24। पहला तार दूसरे की अपेक्षा 80% धारा ज्यादा वहन करता है, ठीक है, यानी कि उसका क्षेत्रफल उतना ज्यादा है तभी तो वह वहन करता है। और पहले तार की अपेक्षा दूसरे तार की लंबाई जो है 47% है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का गणना करो, ठीक है, कर देंगे। तो R बराबर क्या होता है बेटा, रो L अपॉन A, ठीक है। अब ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात 49 है तो किसका,
49 और 24 यानी कि पहला तो है आर चांदी यानी कि सिल्वर अपॉन आर किसका हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर बराबर रो ये क्या हो जाएगा सिल्वर और ये रो कॉपर ये एल किसका हो जाएगा कॉपर और ये किसका हो जाएगा ए किसका हो जाएगा कॉपर का। अब देखो इसके रो का अनुपात कितना दिया हुआ है ये 49 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है बेटा 25 दिया हुआ है। अब एल देखो लंबाई 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 ये रहा ये कह रहा है पहला तार यानी कि चांदी का तांबे की अपेक्षा कितना है 47% अधिक है यानी इसकी लंबाई 100 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 140। हाँ सर यहाँ समझ में आ गया। अब देखो एरिया की बात करते हैं एरिया तो ये क्या बोल रहा है एरिया का अनुपात निकालना है ठीक है एरिया का अनुपात निकालना है पहले की अपेक्षा दूसरा 80% अधिक धारा लेता है। अच्छा तो R1 अपॉन R2 यानी कि ये धारा लेता है। अब देखो बेटा यानी कि R1 अपॉन और V बराबर क्या होता है IR देखो यहाँ पे भी ये गेम खेल गया। अब V मेरा बराबर है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता I बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन R यानी कि R जो मेरा सिल्वर का था यहाँ क्या हो जाएगा I किसका हो जाएगा कॉपर का और नीचे I किसका हो जाएगा सिल्वर का हो जाएगा ना। हाँ बस इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसको आराम से लिखता हूँ देखो मैं थोड़ा समझ में आएगा। बहुत अच्छे ये लो यानी कि अब मेरे पास फाइनल आ गया आई कॉपर बटे आई सिल्वर बराबर ये कितना हो गया ये आ गया सर मेरे पास गुण 50 इंटू 140 बटे में 25 इंटू में 100। अब देखो बेटा अब उसके बाद पूछ रहा है एरिया दोनों का एरिया का अनुपात चाहिए ठीक है तो यानी कि यहाँ पर देखो ये नीचे था A2 तो ये जो आर आर ये आर एस है ना सिल्वर उसका एरिया नीचे है देखो तो इनटू ये ए किसका है सिल्वर का और ऊपर क्या हो जाएगा ए किसका हो जाएगा कॉपर का ये पलट के ऊपर चला जाएगा इसमें कोई डाउट है नहीं। अब देखो आई एस और ये अब यहाँ पे देखो पहला तार दूसरे की अपेक्षा 80% अधिक धारा लेता है तो दूसरा कार कौन सा था ये तो पहला दूसरे की अपेक्षा 80 लेता है यानी कि ये 100 लेता था तो ये कितना लेता है 180। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं। अब देखो आराम से तो यहां से मैं वापस से देखो ए एस को इधर भेज देता हूं ए सिल्वर अपॉन ए कॉपर बाकी सबको इधर ही रहने दो ये हो जाएगा गुण 50 इंटू में 140 बटे में 25 इंटू में 100। बेटा देखो अब इसको इधर भेजो ये 180 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 180 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। देखो अब ये आ गया आपका एरिया का अनुपात आराम से निकाल लो। कैसे निकालोगे एक दो से दो जीरो कट गए ये दो जीरो से दो जीरो कट गए। अब यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन करनी है ये हो जाएगा 100। अब ये कैलकुलेशन करके और आंसर देख लो आपका आंसर ये आ जाएगा 2.5:1 बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ये कैलकुलेशन है आपके। अब देखो करके बताऊं थोड़ा सा शॉर्ट करो तो इसको मैं मान लेता हूं 50 अगर 50 माना तो ये कितना हो जाएगा 2 बार अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 50। अब देख लो आराम से ऊपर कितना है 14 इंटू 80 और नीचे क्या है 50 ठीक है। अब 14 इंटू 80 करोगे तो लमसम कितना आ जाएगा देखो 14 इंटू 25 मैं इसको 20 मान लूं क्या हाँ सर 20 मान लो तो कितना हो जाएगा 280 और नीचे कितना है देखो बेटा 50 तो ये लमसम आपको दिख गया ये 2.5 टाइम्स ठीक है। बेटा ऐसे ही करना है आपको ऐसे ही आपको प्रश्नों को हल करना है आराम से। आगे चलो ये कह रहा है यदि 1800 मीटर लंबे तार और 90 ओम के प्रतिरोध को 300 मीटर लंबाई है तो प्रतिरोध वापस वो ये तो आसान क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है तो आर बराबर रो कितना है रो दिया नहीं है यानी कि रो का कोई मतलब नहीं है लंबाई दी हुई है। अच्छा ये पूछ रहा है 180 में 90 है तो इसमें कितना होगा ठीक है तो अनुप्रस्थ काट का भी कोई मतलब नहीं यानी कि आर समानुपाती क्या हो गया एल तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा L1 बटा L2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले का प्रतिरोध कितना है बेटा 90 दूसरे का प्रतिरोध कितना है ज्ञात करना है सर तो R2 को R2 छोड़ दो दूसरे का प्रतिरोध कितना है तो आप बोलोगे R2 ये 90 और R2 को R2 छोड़ दो पहले की लंबाई कितनी आप बोलोगे 1800 और दूसरे की लंबाई कितनी है 300 बस अब इसको सॉल्व कर लो ये देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये कितनी बार चला जाएगा 20 बार इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो मेरे पास फाइनली क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30 बटे में 2 यानी कि 15 ओम क्या हो जाएगा 15 ओम ठीक है। चलो आगे अब ये कह रहा है चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है शीशे का इस विशिष्ट प्रतिरोध का चांदी की तुलना में 30 है विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो ठीक है। चांदी के तार तिहाई लंबाई करने पर
व्यास का प्रतिरोध है तो आर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आर ऑफ सिल्वर अपॉन आर ऑफ क्या हो जाएगा, दूसरा कौन सा है, शीशा, यानी कि लेड, आर ऑफ एल। अब देखो तो इसका फॉर्मूला लिख दो, रो ऑफ सिल्वर इंटू एल ऑफ सिल्वर बटे ए ऑफ सिल्वर, ये लिख दिया। इसको भी ऐसे लिखो, रो ऑफ लेड अपॉन एल ऑफ लेड अपॉन ए ऑफ लेड, ये लिख दिया आपने। हाँ, अब देखो वैल्यू रखो, चांदी के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है, यानी कि चांदी यानी कि इसका प्रतिरोध कितना है, 1, लिख दिया। ठीक है, अब आगे सिल्वर का ज्ञात करना है, यानी कि आर एल ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो इसका आप कोई भी मतलब नहीं है, इसके बराबर आ गया, सिंपल सा। अब देखो आराम से, ताकि गंदगी नहीं हो इसलिए मैं आपको ये देखो, ये हो गया 1 और मेरे को आर लेड का निकालना है, आर एस अपॉन आर एल, आर लेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रतिरोध रो कितना है। अब देखो शीशे का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का क्या है की तुलना में 30 गुना है, यानी कि चांदी जो है, कहाँ है चांदी, ये रही। चांदी का मेरे पास रो है, तो शीशे का कितना हो गया, 30 रो। यहां तक समझ में आया। हाँ सर, अब देखो ऐसे ही करना है। चांदी की तार 1/3 लंबाई है, चांदी के तार की 1/3 लंबाई है, ठीक है। किसकी, शीशे की। तो चांदी के तार की 1/3 है, तो चांदी का तार मेरे पास L है, तो इसका 1/3 है, यानी कि ये L/3 हो गया क्या, आप बोलेंगे हाँ हो गया। अब ए, चांदी के तार की तिहाई लंबाई है और तिहाई व्यास है, ठीक है। तो अगर इसका व्यास ए है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर A/3। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं सर। अब बस जो कट रहा है उसको काट दो, ये L से L कट गया, ये रो से रो कट गया और A से A कट गया, बस। अब इधर से लाओ बेटा आराम से, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन क्या है, ये 1/R किसका, लेड का, बराबर ये 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं सर। नीचे क्या बचा, ये 30 बचा, 30 बचा, ठीक है, 30 बच गया, ठीक है। अब ये 3 बचा और चांदी की तुलना में 30 है, लंबाई तिहाई है। अच्छा अच्छा बेटा देखो, ये व्यास है, ये क्षेत्रफल नहीं है, व्यास है। अगर ये क्षेत्रफल है d, तो ये कितना हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार वापस करना पड़ेगा इसको, वापस करते बेटा। अरे भाई साहब कितनी मेहनत कराएगा ये, चलो कोई बात नहीं, करते हैं मेहनत। ये लो, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। पहला क्या है बेटा देखो, आर ऑफ सिल्वर, और दूसरा क्या है, आर ऑफ लेड। ये क्या हो जाएगा, रो एल ऑफ सिल्वर, रो सिल्वर और ए सिल्वर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, रो लेड, और ये क्या हो जाएगा, एल लेड और ए लेड। ठीक है, अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, रो ऑफ सिल्वर एल सिल्वर बटे ए। अब ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, यही होता है फॉर्मूला। हाँ सर यही होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका रो ऑफ एल, क्योंकि एरिया क्या होता है, देखो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ, और जो व्यास होता है ना डी, वो क्या होता है, एरिया R/2, यानी कि जो प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है, पता है आपको। हाँ सर, तो यहां से मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर पाई ये d/2, हाँ, तो यहां से मैं एरिया की जगह क्या लिखूंगा, हर जगह पाई डी स्क्वायर बाई 4। देखो बेटा ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, देखो ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो लंबाई कितनी है, लंबाई जो है लेड की अपॉन ए कितना है, इसके लिए पाई डी स्क्वायर, पाई कितना हो जाएगा, ये डी किसका, सिल्वर का, ये डी किसका, लेड का, इनटू क्या हो जाएगा 4। अब देखो बेटा जो काट रहा है उसको यहीं काट दो, ये पाई को भी काट दो, यहाँ पे एल 4 को भी काट दो, ठीक है। अब आराम से चलो, अब मेरे पास क्या बच गया, आर ऑफ सिल्वर बटे आर ऑफ लेड। मुझे सिल्वर का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ मैं ले गया 1 और ये हो गया आर एल बराबर। ये मेरे पास सिल्वर का रो कितना दिया हुआ है, ये कह रहा है शीशे का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी की तुलना में 30 है, यानी कि चांदी का अगर रो है तो शीशे का कितना है, 30 है। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद अब ये क्या बोल रहा है, तो मुझे अब लंबाई चाहिए। अब ये कह रहा है चांदी की तार की 1/3 लंबाई है, अगर इसकी लंबाई जो है वो L है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी बेटी, L/3। ठीक है, अब देखो इसका जो प्रतिरोध है A, उसकी तुलना में कितना है, ये क्या दे रखा है, ये तुलना में 30 गुना है, और 1/3 इसका व्यास है, ठीक है। तो इसका अगर व्यास जो है वो d स्क्वायर है, तो इसका कितना व्यास हो जाएगा, ये d/3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे हाँ हो गया सर। ठीक है, अब देखो आराम से, ये d लिखा हुआ है मैंने, ये d स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो बेटा सारी एक जैसी चीजें आ गई आगे, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा रो, यहाँ पे भी क्या होगा रो, ये कितना है 30 रो, और यहाँ पे देखो ये क्या है L,
डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला देख रहे हैं अपन, ये नीचे क्या है एल, ये क्या है नीचे L/3 और ये क्या है इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू ए, नीचे डी नीचे होता है तो डी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 9। बेटा ये समझ में आया? हाँ। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, रो से रो गया, एल से एल गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला गया, ये इससे कट गया और क्या इतना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखो आराम से, यानी कि मेरे पास फाइनली क्या बचा कि 1/r लेड बराबर 1/r लेड बराबर मेरे पास क्या बच गया 1/r लेड बराबर मेरे पास क्या बच गया, ये 3 है। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और मेरे पास क्या बच गया 1/3 इंटू 30। देखो बेटा यहाँ से आर लेड की वैल्यू मेरे पास आ गई 90 ओम। 90 ओम। बेटा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी है ना। चलिए आराम से आगे चलो, ये लो। अरे भाई साहब इतनी कैलकुलेशन है। यदि एक तार का प्रतिरोध 35/किलो ओम है, इसका वजन ये दे रखा है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 0.7 इंटू 10⁻⁵ तो तार का कटा क्षेत्रफल निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा रो L अपॉन A। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा रो L अपॉन R। अब जो भी है वो दे दो। विशिष्ट प्रतिरोध देखो कितना है, ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध 0.7 इंटू 10⁻⁸ और L कितना दे रखा है L तो उस तार का है और लंबाई में वजन ये दे रखा है 35 किलो ओम। प्रतिरोध दे रखा है 0.5 के, ये 35 प्रतिरोध दे रखा है, ये क्या है ओम इंटू किलोमीटर। ठीक है, और वजन कितना दे रखा है 5, वजन क्या दे रखा है 5। तो ये क्या हो रहा है, तार का प्रतिरोध ये दे रखा है। अच्छा चलिए यहाँ से आपका A क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा और ये 35 हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ और ये 10⁻8। तो इस तरह से ये देखो 5 बार और 1/5 कहीं ना कहीं मेरे पास 20 होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा B। ठीक है, चलिए चलो ठीक है, ओके।